हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं शिक्षण की विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए, जो आपका सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी और डीडीयू यूनिवर्सिटी में 2018-19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का देखिए क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण की विशेषताएं बताइए। ये सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और स्मृति स्तर के हार्वर्ड शिक्षण प्रतिमान का वर्णन कीजिए, 2017 डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, आपके एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछ सकता है। शिक्षण के विभिन्न स्तर और स्मृति स्तर शिक्षण और स्मृति स्तर के हार्वर्ड शिक्षण प्रतिमान, ये सब एक ही तरह के क्वेश्चन है, लेकिन आपको अलग अलग वे में पूछे गए हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति प्रधान तत्व होते हैं। यह शिक्षक केंद्रित होता है। यह औपचारिक शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस स्तर का शिक्षण विचारहीन होता है। इसमें छात्र विषय वस्तु को कंठस्थ करते हैं तथा उसकी ज्यों का त्यों मौखिक तथा लिखित आवृत्ति करते हैं। अर्थात इस स्तर पर लक्ष्यों एवं सूचनाओं को याद करना मात्र परम लक्ष्य माना जाता है। स्मृति स्तर का मतलब ही आप देखिए, यहाँ पे स्मृति का मतलब होता है याददाश्त आपकी क्या है। स्मृति स्तर के शिक्षण की निष्पत्ति का बुद्धि से संबंध नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आपको बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपने जो याद की है हूबहू वही चीज़ें आपको मौखिक या लिखित रूप में लिख देनी है। परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। समस्या के समाधान में भी स्मृति स्तर सहायक होता है। यह शिक्षण सोचने की शक्ति को बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ पे आप देखिए, एक तरफ ये कह रहा है कि ये शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि ये शिक्षण सोचने की शक्ति को बढ़ावा नहीं देता। बौद्धिक स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन सोचने की शक्ति जो है वो नहीं बढ़ रही है। यह अनुबंधन पर आधारित होता है। स्मृति स्तर शिक्षण स्तर का महत्व इसलिए है क्योंकि शिक्षण में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें याद करने से ही विषय में आसानी से प्रगति होती है, जैसे गणित का पहाड़ा, सारणी, संस्कृत के व्याकरण आदि। यहाँ पे स्मृति स्तर शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि गणित का पहाड़ा भी याद करने की जरूरत होती है, सारणी भी याद करने की जरूरत होती है, और संस्कृत के व्याकरण को भी याद ही करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आप विचार से काम नहीं चला सकते, या आपको यहाँ पे बौद्धिक व्यवहार नहीं दिखाना, बल्कि यहाँ पे आपको स्मृति स्तर का व्यवहार दिखाना है। किसी भी प्रकार के शिक्षण में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। अतः पूर्व ज्ञान को स्मृति में बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी विषयों के शिक्षण में स्मृति को स्थायी बनाने का प्रयास करे। यहाँ पे देखिए, बात कह रहा है कि पूर्व ज्ञान को स्मृति में बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होता है कि शिक्षक सभी विषयों के शिक्षण में स्मृति को अस्थायी बनाने का प्रयास करे, क्योंकि स्मृति के बिना बोध और चिंतन संभव नहीं है। जब तक ले आपको कोई चीज़ याद नहीं रहेगी तो आप ना ही उसके बारे में बोध कर पाएंगे, ना ही चिंतन कर पाएंगे, यानी कि विचार कर पाएंगे। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान, हार्वर्ड शिक्षण प्रतिमान। इस स्तर के प्रतिमानों को हार्वर्ड ने दिया है। मतलब स्मृति स्तर का जो शिक्षण प्रतिमान है वो किसने दिया है? हार्वर्ड ने। हार्वर्ड को स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है। हार्वर्ड के इस शिक्षण प्रतिमान में समस्त ज्ञान छात्र को बाहर से दिया जाता है। मतलब
स्मृति स्तर के शिक्षण में समस्त ज्ञान जो है छात्र को बाहर से दिया जाता है और इस प्रकार का दिया हुआ ज्ञान संचित होता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर दिया जाए तो शिक्षार्थी को सीखने में सुगमता होती है। इसलिए सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा इकाई की क्रियाओं को इस क्रम में संपादित करना चाहिए। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के प्रारूप का निम्नलिखित सोपान में वर्णन किया है। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के क्या क्या प्रारूप बताए हैं, किस जो प्रारूप है उनके क्या क्या सोपान है उसके बारे में बताया है। देखिए, पहला है उद्देश्य। हर्बर्ट के अनुसार स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को तथ्यों को रटने पर बल देते हुए निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना चाहिए। छात्रों के मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना, छात्रों को तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सीखे हुए तथ्यों को प्रत्यास्मरण करना और छात्रों को सीखे हुए तथ्यों का स्मरण करना तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना चाहिए और तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए छात्रों को और सीखे हुए तथ्यों को प्रत्यास्मरण करना चाहिए। जो भी उन्होंने सीखा है उसको फिर से याद करना चाहिए और सीखे हुए तथ्यों का स्मरण करना था उन्हें पुनः प्रस्तुत भी करना चाहिए। ये तो हो गया आपका उद्देश्य। अब देखते हैं संरचना। हर्बर्ट ने स्मृति के स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 5 पदों में विभक्त किया। पंचपद प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली हम लोग इसके पहले पढ़े थे। हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रत्यय प्रदान करती है। इन्हीं पंचपदों का अनुसरण करते हुए शिक्षक स्मृति स्तर के लिए शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली का वर्णन निम्नलिखित है। चलिए हम इसमें देखेंगे स्मृति स्तर के शिक्षण में हम लोग हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली भी देख रहे हैं। नंबर 1 है प्रस्तावना की तैयारी। इसमें शिक्षक अपने पाठ को कैसे तैयार करेगा इसकी प्रस्तावना तैयार कर ली जाती है। मतलब एक शिक्षक अपने पाठ को कैसे तैयार करता है इसके लिए वो एक प्रस्तावना तैयार करता है। प्रस्तावना में छात्रों को पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सहायता से नवीन प्रकरण पर लाया जाता है। दोस्तों, आप जब माइक्रो टीचिंग शुरू करते हैं तो उसमें भी यही बातें आपको बताई जाती हैं कि जब भी आपको प्रस्तावना निकालना रहता है तो आपको छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित ही प्रश्न पूछने रहते हैं। इसमें अधिक सूझबूझ की आवश्यकता होती है। मतलब किस तरह के प्रश्न आप अपने बच्चों से पूछें जो उनके पूर्व ज्ञान से भी रिलेटेड हो और वो चीज़ उनको अच्छे ढंग से पता भी हो। पाठ का आरंभ करने में प्रकरण की भूमिका के लिए प्रस्तावना स्तर के प्रश्नों की सहायता ली जाती है। मतलब किस तरह से आपका प्रकरण निकल के आएगा उसमें आपकी प्रस्तावना प्रश्न बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रस्तुतिकरण। इसमें शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए प्रस्तुत करता है। मतलब यहाँ पे एक छात्र के समक्ष शिक्षक के द्वारा पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षक अपनी प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक तथा बोध प्रश्नों की सहायता लेता है। नंबर 3 है बोध प्रश्न, मतलब जो कि बच्चे सोच समझकर उत्तर दें। और तीसरा तुलना एवं समरूपता। इसमें छात्रों को नवीन तथ्यों तथा पूर्व तथ्यों से संबंध स्थापित कराया जाता है तुलना करके। और समरूपता मतलब उसमें कंपैरिजन और कंपेयर करके छात्रों को नवीन ज्ञान से पूर्ण तथ्यों की तरफ लाया जाता है। नंबर 4 सामान्यीकरण। इस सोपान में छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तथ्यों को बताने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ पे छात्र 2 अलग अलग चीज़ों में जो भी समानताएं होती हैं, जो उनमें थोड़ी सी समानताएं हैं, उसको इकट्ठा करके छात्र उसको बताने का प्रयास करता है। उपयोग का प्रयोग। उस सोपान में शिक्षक ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करता है जिसमें छात्र अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सकता है।
मतलब यहाँ पर आप देखेंगे उपयोग का प्रयोग का मतलब हुआ कि शिक्षक के द्वारा छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ जो छात्र अपने पूर्व ज्ञान पर आधारित ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर उसका उत्तर देता है। नंबर तीसरा देखते हैं सामाजिक प्रणाली। शिक्षण की प्रक्रिया सामाजिक एवं व्यावसायिक है। इसमें सामाजिक समस्या का विशेष महत्व है। यहाँ शिक्षक का व्यवहार अधिक पूर्ण होता है। यहाँ सभी क्रियाएं शिक्षक करता है और छात्र उसे आदर्श मानकर अनुसरण करता है। सामाजिक प्रणाली के मुख्य तत्व इस प्रकार से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया सामाजिक एवं व्यावसायिक है। कहीं ना सामाजिक भी है और व्यावसायिक भी है। किस तरह से? क्योंकि शिक्षक जो भी शिक्षण कार्य करता है उसके बदले उसे कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब उसे कुछ ना कुछ धन मिलता है। इसमें सामाजिक समस्या का विशेष महत्व है। यहाँ शिक्षक का व्यवहार अधिकार पूर्ण होता है, मतलब यहाँ पे शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में स्वतंत्रता होती है, उसे शिक्षण कार्य करने का पूर्ण अधिकार होता है। और जो शिक्षक हो यहाँ पे जो छात्र होता है वो शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। सामाजिक प्रणाली के मुख्य तत्व इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शिक्षक का कक्षा में अधिक सक्रिय होना तथा हावी होना सामाजिक प्रणाली के मुख्य तत्व हैं। और नंबर 2, इसमें छात्रों का स्थान गौण होता है। छात्र शिक्षक का चुपचाप आदेश मानते हैं। इसमें अनुशासन कठोर होता है। सामाजिक प्रणाली में जो शिक्षक होता है वो कैसा होता है? वो अधिक सक्रिय होता है और अपने छात्रों पर हावी होता है। और जो छात्र का स्थान होता है वो गौण हो जाता है। और छात्र जो होते हैं वो शिक्षक का चुपचाप आदेश मानते हैं और इसमें अनुशासन बहुत ही कठोर होता है। चलिए मूल्यांकन प्रणाली में देखते हैं क्या है। सामाजिक प्रणाली तो हमने देखा। मूल्यांकन प्रणाली में क्या? इस स्तर के शिक्षण में परीक्षा में भी रटने पर ही बल दिया जाता है। इस स्तर पर शिक्षण का मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा किया जाता है। इसमें मूल्यांकन हेतु निबंधात्मक परीक्षा को अधिगम उपयोगी समझा जाता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रयोग से प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान एवं पहचान के पदों का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो मूल्यांकन होता है वो निबंधात्मक परीक्षा को अधिगम उपयोगी समझा जाता है और जो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें छात्र का प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान एवं पहचान के पदों का प्रयोग सफलतापूर्वक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मूल्यांकन प्रणाली के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। पहला, मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार का होता है। और दूसरा, परीक्षा में रटने की क्षमता पर बल दिया जाता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण में प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान के पदों की प्राधान्यता होती है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि सामाजिक प्रणाली में जो भी बातें कही गई हैं वो आपके 1, 2, 3, 4 के रूप में लिखी गई हैं और सेम ऐसे ही मूल्यांकन प्रणाली में जो भी बातें कही गई हैं वो भी 1, 2, 3 इस तरह से लिखी गई हैं। मतलब मेन पॉइंट क्या उसमें निकल कर आ रहे हैं। सामाजिक में हमने देखा था कि जो शिक्षक होगा वो सक्रिय होगा और छात्रों पर हावी होगा और इसमें छात्र का जो स्थान होगा वो गौण होगा। छात्र शिक्षक का आदेश चुपचाप सुनेगा और इसमें अनुशासन जो है कठोर होगा। सेम ऐसे मूल्यांकन प्रणाली में भी है कि मूल्यांकन लिखित और मौखिक दोनों तरह का होगा और परीक्षा में रटने की क्षमता पर अधिक बल दिया जाएगा। और इसमें लास्ट था, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्यास्मरण तथा अभिज्ञान के पदों की प्रधानता होगी। और जो इसमें एक पॉइंट और था कि निबंधात्मक परीक्षा को अधिगम उपयोगी समझा जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।